क्या अमीर लोग सही जगह पर सही वक्त पर पैदा होते हैं या गरीब उस सिस्टम का शिकार हैं जो उन्हें कभी उठने ही नहीं देता? शायद फिजिक्स और बायोलॉजी यह तय करती है कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब। शायद यह मुमकिन और नामुमकिन के बीच की लाइन को मिटाने की कोशिश है। लेकिन अगर कुदरत ही जिंदगी में विनर और लूजर का फैसला करती हो, तब क्या गरीबी जेनेटिक हो सकती है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन। जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। फेरोज, सम्राट, बड़े बड़े उद्योगपति और सीईओज। इतिहास गवाह है कि कुछ लोगों के पास पैदाइश के वक्त से ही ढेरों दौलत होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटी और मौके होते हैं कि वो अमीर बने रहे। तो क्या जो लाइन अमीर और गरीब को अलग करती है वो हमारे डीएनए में ही समाई होती है? साइंटिस्ट अब ये पता लगा रहे हैं कि क्या कोई ऐसी बायोलॉजिकल वजह है जिससे अमीर अमीर बने रहते हैं, और क्या सबके लिए बराबरी और खुशहाली की बात कुदरत के नियमों के खिलाफ है? जिस जगह मेरी परवरिश हुई वहां किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था। हम तो किसी अमीर को जानते नहीं थे। अमीर इस दुनिया में ही कहीं रहते थे, मगर हमारे लिए तो वो किसी और ग्रह के जीव थे। पैसों की इतनी कमी थी कि मैं अपने मोहल्ले में बोतलें जमा करता था। जब मेरे पास काफी बोतलें जमा हो जाती थीं, तो उन्हें बेचकर फिल्मों के टिकट खरीदता था। मगर मेरे लिए अब हालात बदल चुके हैं। अब मैं फिल्मों में काम करता हूं, मुझे पैसों की भी फिक्र नहीं रहती। मैं अपने एक्सपीरियंस से तो यह कह सकता हूं कि गरीब परिवार में जन्म लेने का यह मतलब नहीं है कि गरीबी आपके लिए सजा है, मगर दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए गरीबी परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली विरासत है। हमें अपने माता पिता से विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है या नहीं मिलती, हमें अपने माता पिता का डीएनए भी मिलता है। ऐसे में हम आज जेनेटिक्स के बारे में जितना जानते हैं, उसे देखते हुए साइंटिस्ट ये पता लगा रहे हैं कि कहीं हमारी दौलत और हमारी जीन्स के बीच कोई रिश्ता तो नहीं है। जीन्स वो कोड होती हैं जो हमारे शरीर को बताती हैं कि क्या करना है। इंसान के डीएनए में करीब 25,000 जीन्स होती हैं, मगर वो हमारी पर्सनालिटी पर क्या असर डालती हैं? वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक टर्कहाइमर भी पिछले 20 साल से इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। एरिक इंसान के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इफेक्ट्स पैदा करने में एक इंडिविजुअल जीन्स का क्या रोल होता है, ये समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वो वैसी ही होती है जैसे एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री का एक धागा। अगर उसके धागों को अलग अलग कर दिया जाए तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या रोल निभाने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर धागा उस फैब्रिक में कहां पर फिट हो रहा है और वो किस तरह से साथ मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। हमारी जीन्स भी वही काम करती हैं। ये तो हमारे शरीर में मौजूद 23 जोड़े क्रोमोसोम्स का बस एक जेनेटिक इंटरैक्शन है। वो जेनेटिक फैक्टर्स की बड़ी बारीकी से इंटरकनेक्टेड और काफी कॉम्प्लेक्स जाल जैसी होती है। सन 2001 में जब इंसान के जीनोम को पहली बार डिकोड किया गया, तभी से कई अध्ययनों से पता लगा कि इंडिविजुअल जीन और इंसान की कॉमन सेंस, एम्बिशन और सच्ची लगन जैसी खूबियों में एक रिश्ता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हम जल्दी ही यह पता लगा लेंगे कि कौन सा बच्चा भविष्य में खुशहाल होगा और कौन नाकाम, मतलब उसके डराने वाले असर हो सकते हैं। आप ये सोचिए कि तब बैंक भी लोन देने से पहले सलाइवा टेस्ट करवाने को कहेंगे। बच्चों की कस्टडी का हक उस पेरेंट को मिल पाएगा जिसकी फाइनेंशियल जीन्स ज्यादा अच्छी होंगी। यह भी हो सकता है कि पूरी नस्ल को ही क्रेडिट रिस्क वाला मान लिया जाए। मगर 10 साल बाद वन जीन वन ट्रेड वाली इन अध्ययनों में से ज्यादातर गलत साबित हो गई। अगर आज से 20 साल पहले आप मुझसे पूछते कि आज से 20 साल बाद ह्यूमन पर्सनालिटी की जीन्स कैसी होंगी, तब शायद मैं यही कहता कि हाँ, हम कुछ ना कुछ तो जरूर पता लगा लेंगे। मगर अब पता लगा है कि जेनेटिक्स जिस तरह से काम करती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है
और उस वजह से हम इंडिविजुअल जीन्स के इफेक्ट्स का पता नहीं लगा सकते। एरिक ने अब एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया है। वो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर के कई जुड़वा बच्चों से जमा किए गए ढेर सारे डेटा को एनालाइज करने वाले हैं। क्या हमें हमारी जीन्स गढ़ती हैं या हमारा एनवायरनमेंट? जब भी हम इस बात की स्टडी करते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से हमारी जीन्स किस तरह से जुड़ी हैं, तभी यह समस्या सामने आ जाती है। मगर जुड़वा बच्चे नेचर और नर्चर के इफेक्ट को अलग करने का एक अच्छा जरिया है। आइडेंटिकल ट्विन्स आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल 100% शेयर करते हैं, जबकि पैटर्नल ट्विन्स अपनी जीन्स करीब 50% ही शेयर करते हैं। हम इन आइडेंटिकल और पैटर्नल ट्विन्स की तुलना करके मोटे तौर पर इतना तो बता ही सकते हैं कि जीन्स का असर करीब-करीब हर चीज पर होता है। एरिक ने पूरे अमेरिका से जुड़वा बच्चों के काफी सैंपल जमा किए हैं, हर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से। उन्होंने आईक्यू को बच्चे के भविष्य में अमीर बनने या नहीं बनने का आधार बनाया है। ज्यादातर अध्ययनों में इस लिंक को बहुत मजबूत माना गया है। हमें जो पता लगा वो चौंकाने वाला था कि जो बच्चे गरीबी में पले थे, उनके ऊपर उनके घर के माहौल का बहुत ज्यादा असर हुआ था। उनकी जीन्स ने उनके ऊपर कोई असर नहीं डाला था। अगर किसी बच्चे में ऐसी जीन्स हैं जो उसे काफी पैसे वाला बना सकती हैं, वो भी अगर बहुत मुश्किल हालात में पलता है, तो शायद उसका वो एक्सेप्शनल डीएनए असर ना डाल पाए। उसके बाद जब हमने बड़े ही मुश्किल हालात में पले बच्चों की जगह उन बच्चों को देखा जो मिडिल क्लास में पले थे, उनमें हमने पाया कि उनके लिए जीन्स बहुत ज्यादा अहम हो गई थी। और जैसे ही बच्चा उससे बेहतर स्थिति में आया, जीन्स हावी हो गई। और जब हमने बड़े अमीर घरों में पले बच्चों को देखा, तो पाया कि उनकी जीन्स काफी असरदार थी। जीन्स इस बात पर बड़ा गहरा असर डालती हैं कि बच्चा बड़ा होकर अमीर होगा या गरीब। लेकिन यह असर तभी नजर आता है जब बच्चा गरीबी में ना पला हो। एक हद तक ये बात भी सही है कि जो लोग गरीबी में जिंदगी बिताते हैं, उनमें उन लोगों के मुकाबले जेनेटिक फर्क होता है जो काफी अमीर होते हैं। हमने अपनी रिसर्च में देखा कि इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता कि उन बच्चों की जेनेटिक टेंडेंसी क्या है। अगर वो बहुत बुरे हालात में पल रहे हैं, तो वो उन्हें जता भी नहीं पाते। जीन्स की वो टेपेस्ट्री जो हमें एडल्ट बनाती है, उसे बनाता है डीएनए का वो फैब्रिक जिसके साथ हम पैदा होते हैं, वो माहौल भी जिसमें हम पैदा होते हैं। हम नेचर और नर्चर के उस असर से कैसे बच सकते हैं जो हमें मां की कोख में या पालने में मिलता है? एक नई स्टडी बताती है कि हमारी इकोनॉमिक डेस्टिनी उस वक्त तय होती है जब हम 12 साल के होते हैं, क्योंकि तब दिमाग पर गरीबी का असर होता है। मार्था फेरा पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस एंड सोसाइटी की फाउंडर और डायरेक्टर है। ये शुरू से इस बात से परेशान थी कि गरीब बच्चे आखिर स्कूल के आईक्यू टेस्ट में अच्छा क्यों नहीं कर पाते। कई तरीकों से ये पता लगाने की कोशिश की गई कि गरीबी किस तरह से लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। मैं अपने कलीग्स के साथ न्यूरोबायोलॉजिकल तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ। पिछले कुछ सालों में मार्था और उनके कोलीग्स ने अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के सैकड़ों बच्चों के ब्रेन आर्किटेक्चर को स्कैन किया है। उन्होंने पाया कि अमीर और गरीब बच्चों के दिमाग में फिजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं। हम ये पता लगाना चाहते थे कि दिमाग के कौन से हिस्से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंडेंट हैं, जो बाद में उसी के मुताबिक साइज और शेप लेते हैं। हमने देखा कि दिमाग के कई अहम हिस्सों पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का असर होता है। बहुत ज्यादा गरीबी में पलने वाले बच्चों के हिप्पोकैम्पस का विकास बहुत धीमा होता है, जबकि दिमाग का यही हिस्सा कुछ सीखने, याद रखने और स्ट्रेस रेगुलेशन के लिए सबसे जरूरी होता है। उसकी वजह से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी सिकुड़ जाता है, जो मेमोरी, परसेप्शन और मोटर कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करता है। अमीर बच्चों का कॉर्टेक्स भी गरीब बच्चों के मुकाबले ज्यादा मोटा होता है, मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बच्चों में जन्म के वक्त यह अंतर नहीं होता। गरीब बच्चों के दिमाग का विकास भी दूसरे बच्चों की तरह ही होता है,
मगर इस बात का डर जरूर रहता है कि उनका दिमाग बचपन में बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। नहीं, इसकी वजह जेनेटिक्स नहीं है, बल्कि इसकी वजह तो है मेंटल स्टिमुलेशन की कमी और गरीबी का दबाव।